वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आज की इस न्यू क्लास में। देखिए, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 4 लेकर आया हूं। इससे पहले 3 क्लास में पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे, वो क्लास नहीं किए थे, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। देखिए, वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो कि आपके पेपर में जो है सीधे सीधे आते हैं, और वही सारे क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं कंटिन्यू, जो कि आप इस बार अगर एग्जाम देने वाले हैं तो आपको बिल्कुल हेल्प करे। ठीक है, तो ये हमारा जो क्लास एक से लेकर मैं 15 तक का क्लास कर चुका हूं। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। और हम लोग चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप लोग नोट्स, कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो लास्ट में आप लोग को मैं नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप लोग जो है नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देना, ताकि इससे मोटिवेट बढ़ती है। और मोटिवेट से आप लोग जो है मुझे भी मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं कंटिन्यू इसी तरह का क्लास लेकर आऊं। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। एक कक्षा में अध्यापक भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण का रचना कैसे कर सकती है। देखिए, एक अध्यापिका है, ठीक है। अब भिन्न भिन्न जातियों के बच्चे जो है उनके क्लास में आए हैं। अब उनको कैसे पढ़ाएंगे, जो समावेशी शिक्षा है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन आप लोग समझते होंगे किनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन वो होता है कि एक ही छत के नीचे एक ही तरह के इन क्लासरूम, और सभी बच्चे अलग अलग हो, उनको हम अच्छे तरीके से पढ़ाएं ताकि सबको समझ में आ जाए। तो उसी को हम लोग कहते हैं समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो कैसे एक यानी वातावरण जो है, यानी इन्वायरमेंट कैसे पैदा कर सकती है, रचना कैसे करते हैं एक शिक्षक तरह तरह के बच्चों के साथ। तो देखिए, स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं। ये कूट वाला है, इसको मिलान करने के लिए बोला, ठीक है। सबसे फर्स्ट है, अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, अपने जो उन पूर्वाग्रहों को हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। उन जो मेरा जो स्टेरियोटाइप चीज है, हम क्या करेंगे, उनको बिल्कुल भूल जाएंगे। उन अवधारणा, जो पुराना वाला अवधारणा है कि ये बच्चा क्या है, अलग जाति से है, इनको हमको टच नहीं करना है, इसको हमको सही से पढ़ाना नहीं है, ऐसे वाले जो हमारे जो चिंतन है, उनको हम क्या करेंगे, बिल्कुल बाहर फेंक देंगे। जो ऐसा शैक्षिक जो अनुभव को मतलब सीमित करता है, बिल्कुल अनुभव, जो हमारा अनुभव है, जो हमको क्या करता है, सीमित कर देता है कि नहीं, इस बच्चा को हमको ऐसे नहीं पढ़ाना है, ऐसा इस बच्चे को नहीं समझाना है। तो हम क्या करेंगे, वो सब चीज को बाहर फेंक देंगे। मतलब सीमित करे, जो हमको सीमित करे उस चीज को हम फेंक देंगे। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा देखते हैं। कक्षा में उन बच्चों के अनुभव की विविधता को सम्मिलित करके। तो कक्षा में हम क्या करेंगे, उन बच्चों के अनुभव की विविधता को, अलग अलग बच्चे हैं तो अलग अलग जो है अनुभव भी होगा, सबको हम क्या करेंगे कि सम्मिलित कर देंगे, कि मतलब सबका जो है अनुभव जो होती है, सबको हमको क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो इससे भी क्या होगा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वातावरण बनेगा, यानी समावेशी शिक्षा का वातावरण बनेगा, ठीक है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर। समानता जो होती है, जैसे अब मान ली सभी संस्कृति के बच्चों को हम क्या करेंगे कि उसको समानता देंगे। अब मान ले कोई भी बच्चा हो, किसी भी तरह का बच्चा हो, किसी का अगर क्या जाति अगर कम भी है, तो हम उसके जाति को क्या करेंगे कि मतलब बल उस पर जो है रिस्पेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगी कि बच्चों का जो है हौसला बढ़ेगा, और वो भी पढ़ेगा अच्छे से। तो इसका मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी जो हमारी शिक्षा है वो अच्छी हमारी नीति है। तो ये भी क्या होगा, एक वातावरण प्रदान करेगा इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। अब देखेंगे फोर्थ स्टेटमेंट। छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीकृत पाठ्यक्रम को अनुकूल बना ले। अब देखिए, कोई बच्चा है, हम बोलेंगे क्या कि जो स्टैंडर्ड हम पढ़ाते हैं, या फिर करिकुलम जो आपका स्टैंडर्ड है, तो वो क्या करें कि आपका जो बुक में या फिर हम स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हैं, तो उसको क्या करें, अपने अनुसार, अपने जो अनुकूल बना लें। अरे यार, अगर अपने अनुसार अगर अनुकूल बना लेंगे तो वो स्कूल ही क्यों आएंगे, या फिर हमें हमारे पास सीखने के लिए क्यों आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये छात्रों के लिए जो है क्या हो जाएगा, ये अच्छी चीज नहीं है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हम प्रोत्साहित तो करेंगे, लेकिन मानकीय नहीं। हम क्या करेंगे, हम उनके अनुसार बदल जाएंगे, ठीक है। बच्चा अगर मानकीय नहीं समझ रहा है तो हमको बदलना पड़ेगा। हालांकि उसको नहीं बदलना पड़ेगा, मतलब बच्चा नहीं बदलेगा, हमको बदलना है, ठीक है।
ताकि हम बदलेंगे तभी बच्चा जो है सीख पाएगा। तो यहां पर कितना, 1 और 2 3, मतलब 1 2 3, तो 1 2 3 कहां पर है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है 1 2 3, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर। तो 17 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन को देखिए और आप लोग भी कोशिश करिएगा जवाब देने की, ठीक है, जहां तक बनता है बनाइए आप लोग भी। 17 देखिए, रमनी की कक्षा में एक दृष्टि बाधित मतलब क्या होता है कि डिसेबल बच्चा, हम उसको अंधा नहीं बोल सकते, हम लोग बोलते हैं ना अंधा है, तो अंधा नहीं बोल सकते। ये समावेशी शिक्षा में अगर अंधा बोलेंगे तो ये क्या होता है, अच्छी चीज नहीं है, मतलब डिसेबल बच्चा बोल सकते हैं, ठीक है। तो दृष्टिबाधित छात्र है एक समावेशित कक्षा में, इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, किस तरीके से समावेशित कर सकते हैं। अब मान लिए क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, कोई अच्छे भी हैं, कोई मतलब जो तेज भी हैं, और कुछ बच्चे क्या हैं, डिसेबल बच्चे हैं, तो उनको सभी को मतलब एक साथ हम लोग कैसे पढ़ा सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे कि उन बच्चों के लिए हम क्या करेंगे कि किस तरीके का स्टेटमेंट दिया हुआ, इस स्टेटमेंट को पढ़ के उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर, अब दर्शनात्मक, एक बच्चा क्या है, आंख से डिसेबल है, मतलब दृष्टि बाधित है, तो हम क्या करेंगे उसको कहें दर्शनात्मक, मतलब विजुअल चीज देंगे, ठीक है, विजुअल चीज देंगे। तो विजुअल चीज मतलब देखने वाली चीज, वो तो खुद से पहले क्या है, डिसेबल है, मतलब दृष्टि बाधित है, तो वो कैसे दर्शनात्मक देंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर, मुद्रित मतलब होता है छपा हुआ, प्रिंट किया हुआ पुस्तकें देंगे, तो क्या वो सीख पाएगा, नहीं पाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है त्रिमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके, जी हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट क्या है, हमारा सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, त्रिमीय एक तरह का नक्शा होता है और चार्ट जैसे स्पर्शिक छूने वाला संसाधनों का हम लोग प्रावधान करेंगे, जो छू छू करके पढ़ सकता है। वैसे तो ब्रेन लिपि जो है सबसे ज्यादा जो है बेटर है, खासकर डिसेबल बच्चा जो कि दृष्टि बाधित डिसेबल बच्चा है, तो उनके लिए जो है क्या होता है, 6 बिंदु होता है ब्रेन लिपि में, और इन्हीं 6 बिंदुओं में से ही कैसे पढ़ता है, वो एक जो है टेक्निक्स है पढ़ने का, ठीक है, तो उस तरीके से पढ़ता है। लेकिन यहाँ पर त्रिमीय नक्शे भी उनके लिए हेल्प करेगी, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। फोर्थ है छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रदान करें, अरे यार छोटी वाला यानी स्मॉल प्रिंट वाला वर्कशीट देंगे, बुक देंगे, तो वो पढ़ पाएगा, नहीं पाएगा, क्योंकि वो डिसेबल बच्चा है, दृष्टिबाधित है, तो वो नहीं देख सकता। इसका मतलब कि ये भी स्टेटमेंट गलत है, हमारा स्टेटमेंट 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 18 नंबर। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, यह निम्न में से किसका प्रतीक है। रीना एक शिक्षक है, वो क्या करती है कि किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए वो अलग अलग तरीकों को, तरकीबों को खोजती रहती है, ठीक है, ये किसका प्रतीक हो सकती है। तो ऑप्शन में देखिए मानसिक क्षति, अरे यार मानसिक क्षति होगा, इससे अलग अलग तरीकों से हम पढ़ाएंगे, टीएलएम का यूज करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करेंगे, तो बच्चों का इससे क्या होता है, फायदा होगा, मतलब तो ये मानसिक क्षति नहीं होगा, स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, मेंटल एक्सपेरिमेंट तो गलत हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरा, कम परिज्ञानता बोधगम्यता, कम परिज्ञानता बोधगम्यता, ठीक है, ये क्या होता है, इसको लॉ कम्प्रीहेंसिव बोला जाता है। लॉ कम्प्रीहेंसिव मतलब कि इसमें ज्यादा बच्चा सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो ये क्या होता है, यानी अलग अलग तरीके से वो तरकीब खोज रहा है, मतलब ये खोज कर रहा है, वो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी हो रही है, अलग अलग टीएलएम का यूज कर रहा है, तो वहां पर कम कैसे होगा, हाई क्यूरियोसिटी हो जाएगा, तो ये भी क्या हुआ, गलत दिया हुआ है। अभिसारी चिंतन, अभिसारी सोच, ठीक है, तो अभिसारी सोच क्या होता है, बेसिकली हम अगर किसी स्टूडेंट को बोलेंगे, या फिर क्या एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट है, हम बोलेंगे बच्चों भारत की राजधानी क्या होती है, तो बच्चे बोलेंगे कि दिल्ली होती है, तो दिल्ली, वो सभी बच्चे का सवाल का जवाब जो होगा ना एक ही होगा, जवाब एक ही होगा कि दिल्ली होगा, जो जो जानेगा तो बोल देगा, तो एक ही होगा, मतलब ये रट्टा वाला है, तो रट्टा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी यानी चिंतन बोलते हैं, यानी कन्वर्जन थिंकिंग बोलते हैं। और वहीं पर डाइवर्जन थिंकिंग हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे डाइवर्जन थिंकिंग समझ लीजिए कि एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में कितने सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, हम क्या करेंगे, जाकर के सवाल पूछेंगे कि बच्चा बताओ कि आप लोग जो यानी घर जाओगे तो अभी क्या क्या करोगे, तो कोई बच्चा क्या बोलेगा कि हम जाकर के पहले पैंट जूता उतारेंगे, उसके बाद नाश्ता करने बैठ जाएंगे, भूख बहुत ज्यादा लगी है तो हम क्या करेंगे कि खाना खाने शुरू कर देंगे। कुछ बच्चा ये बोलेगा कि हम जाएंगे और एकदम बस्ता फेंक देंगे और भाग जाएंगे, जैसे कि हम लोग करते थे बचपन में, तो ऐसे ऐसे करना बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग ऐसे करते थे।
लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम जाएंगे, जाने के बाद हम एकदम क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे रास्ते में ही। तो ऐसे ऐसे बोलेंगे, मतलब क्या होगा कि एक सवाल और कितने सारे जवाब आ रहे हैं, एक सवाल के कितने जवाब। तो यहां पर बच्चा सोच के जवाब देता है, अलग अलग जवाब देता है, मतलब ये डाइवर्ट कर रहा है, यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा, मतलब अपसारी चिंतन इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए अलग अलग तरकीबों का खोज कर रहा है, मतलब अलग अलग चीज टेलम का यूज कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो रही है यहाँ पर। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन 19 नंबर। 19 देखिए, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी के स्थान पर क्या करता है, डी अक्षरों, बी के स्थान पर डी पढ़ता है, फिर वो क्या अक्सर भ्रमित होता है, पढ़ता है यानी तो फिर भ्रमित, बात एक ही है। ठीक है, ये लक्षण किसके जो है प्राथमिक लक्षण है, ये लक्षण जो है कौन सा लक्षण होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पठन वैकल्य। अब पठन वैकल्य क्या होता है मैं आपको बता दूं, 61 के स्थान पर क्या पढ़ता है, 16 लिखता है। तो देखिए एक लिखना हो गया, और एक यहां पर देखिए बी के स्थान पर डी जो है क्या होता है, बी के स्थान पर डी पढ़ता है, कहीं पर मान लीजिए बोर्ड सामने में लगा हुआ है, वहां लिखा हुआ है बी लिखा हुआ है, तो वो क्या, सॉरी बी लिखा हुआ है इस तरीके से, तो वो क्या पढ़ लेता है, डी पढ़ लेता है। तो ये भ्रमित होता है, मतलब पढ़ता है तभी ना जाकर के भ्रमित होता है। तो ऐसे मतलब पढ़ने को गलती करना और लिखने को गलती करना हम क्या बोलेंगे, उसको पठन वैकल्य बोलेंगे। ठीक है, पढ़ना लिखना अगर गलती हो रहा है बच्चों से, तो उसको वो कौन सा डिसेबिलिटी उसके अंदर है, तो वो डिसलेक्सिया से जूझ रहा है, यानी पठन वैकल्य डिसलेक्सिया, उसको डिसलेक्सिया, आप लोग इंग्लिश याद रखिएगा, डिसलेक्सिया याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी जो है आपका पठन वैकल्य की जगह और कुछ आ सकता है। ठीक है, आप लोग अलग अलग आ जाएगा तो आप वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए डिसलेक्सिया याद रखिएगा। डिसलेक्सिया मतलब कि अगर कोई भी बच्चा लिखने और पढ़ने दोनों में गलती कर रहा है तो डिसलेक्सिया से वो जूझ रहा है, मतलब वो पठन वैकल्य से जूझ रहा है, इसका लक्षण क्या है, डिसलेक्सिया। वहीं पर सोलिनता विकार ये तो अलग चीज है, इसको इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है ये इंग्लिश में। देखिए वो बच्चा, जो बच्चा एक ही छत के नीचे, एक ही पंखे के नीचे बस अपने में मगन है, वो कोई भी चीज में, जैसे कि हम लोग अगर स्कूल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, दूसरे का कुछ सुन करके देख करके वो फौरन यानी तुरंत जो है वो परेशान हो जाएगा। तो इससे क्या होती है, वो यानी ऑटिज्म बच्चा है, यानी ऑटिज्म डिसऑर्डर स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये तो ये होता है। ठीक है, तो ये होगा नहीं। लर्न हेल्पनेस, ठीक है, लर्न हेल्पनेस वो बच्चा, जैसे कि कोई बच्चा ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आता है, वो खुद से मतलब जो है जब पढ़ने के लिए जाता है उसको समझ में नहीं आता, तो वो अपने आप में सोचना लगता है कि हम लर्न हेल्पनेस है, यानी शैक्षणिक असहायता वो महसूस करता है। लेकिन उस बच्चों को हमको जो है अच्छे से समझाना पड़ता है, या फिर अच्छे से उसको हमको जो है उसके IQ लेवल के हिसाब से उसको पढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाना पड़ता है, तो मतलब ये जब बच्चा समझ में नहीं आता तो वो अपने आप में असहायता महसूस करता है, तो ये तो चीज है नहीं, यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया किसको बोलेंगे, लेखन वैकल्य, मतलब लिखने में ओनली, जैसे अगर यहां पर रहता कि 61 के स्थान पर 16 लिखता है, तो वो कौन सा लक्षण उसमें दिख रहा है, तो वहां पर लेखन वैकल्य होता है। लेकिन अगर लिखने और पढ़ने दोनों में हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, पठन वैकल्य। लेकिन यहां पर क्या है, लिखना और पढ़ना दोनों है, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर 1 नंबर होगा। समझ में आ रही है, आशा करता हूं समझ में आई गई होगी। और अगर डिस्कैलकुलिया के बारे में भी बता दूंगा किसी टाइम। ठीक है, चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। तो एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चा तो देखिए स्पेशल चिल्ड्रेन जो होता है, किसी का IQ लेवल तेज होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, किसी का कम होता है। तो देखिए ऐसे बच्चा स्पेशल होता है तो उनके लिए क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कूट दिया हुआ है नीचे, कूट भी आप लोग पढ़ सकते हैं, आप पहले ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो व्यक्तिगत लक्षणों का निर्धारण करेंगे, व्यक्तिगत सबका अलग अलग गोल होता है। अब हम क्या करेंगे, सभी को अगर सभी बच्चों को समावेशित कर देंगे और बोलेंगे क्या कि नहीं सभी कोई एक ही चीज पढ़ो, तो ये समावेशी कक्षा नहीं होगा। या फिर विशेष बच्चा जो है, अलग अलग बच्चा सबका अलग अलग गोल होता है, तो सबको हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत जो है गोल का मतलब गोल बनाएंगे, यानी सिटिंग ऑफ इंडिविजुअलिज्ड गोल, सबका अलग अलग गोल होगा, तो ये क्या है, सही है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति। अब प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति क्या होता है कि सब में हम क्या करेंगे, सभी बच्चों का मतलब जो है यानी कल्चर को क्या करेंगे कि कंपटीशन कराएंगे, इसका कल्चर ऐसे, इसका कल्चर, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, ये ऐसा हमको नहीं करना है। ठीक है, ये सहायता नहीं कर सकती है।
सहयोगात्मक अधिगम मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग, ये तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम समावेशी कक्षा या फिर एक यानी जो विशेष बच्चा है, स्पेशल चिल्ड्रन है, तो उसके लिए जो है कोऑपरेटिव लर्निंग करेंगे, सहयोगात्मक अधिगम करेंगे, ठीक है, यानी अंतःक्रिया करके पढ़ाएंगे ताकि वो अच्छे से समझ पाए विशेष बच्चा को, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज हमारा सही हो जाएगा। अब फोर्थ देखेंगे मानकीकृत निर्देश। तो मानकीकृत निर्देश हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन देंगे। अब आएंगे क्लास में आने के बाद एकदम सबको मतलब क्लास में आने के बाद हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऐसे मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप से हम कर देंगे, तो बच्चा यहाँ समझ नहीं पाएगा, तो इससे क्या होती है, सहायता वो महसूस नहीं करेगा, और भी क्या हो जाएगा, यानी हेल्पलेस वो लर्न और सहायता महसूस करेगा, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पर 1 नंबर और 3 नंबर सही है। तो 1 नंबर और 3 नंबर में है, मतलब 3 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देखेंगे। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। तो एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। देखिए, एक संरचनावादी कक्षा क्या होता है, जो परिप्रेक्ष्य इन्वायरमेंट जो होता है संरचनावादी कक्षा का, बच्चा खुद जो है सक्रिय रहे, बच्चा क्या हो कि एक्टिव रहे, ठीक है, और बच्चा जो है एक दूसरे से यानी कलेक्ट होकर के सीखे, एक दूसरे से बातचीत करके सीखे, एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखे, ठीक है, तो उसको हम लोग संरचनावादी कक्षा कहते हैं। हालांकि कुछ कुछ स्कूलों में, हमारे स्कूलों में होता है, कुछ कुछ स्कूलों में कि बच्चों को बिल्कुल जो है ना किसी से बातचीत करने के लिए देते हैं, ना कि किसी को हम बोलचाल करने के लिए देते हैं, बस बोलते कि नहीं लड़का तुम चुप रहो। तो ये क्या होता है, ये संरचनावादी कक्षा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, निष्क्रिय, हालांकि हमको वो सब चीज नहीं करना है, सबको बोलने का मौका देना है, ठीक है ना। तो निष्क्रिय प्राणी के रूप में बच्चों को हम देखेंगे, ये गलत स्टेटमेंट है, निष्क्रिय प्राणी नहीं होता, वो क्या होता है, सक्रिय प्राणी होना चाहिए। छोटे वयस्कों के रूप में देखिए, ये कुछ तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है। अब बच्चा दुष्ट जीव होता है क्या, बच्चा मतलब शैतानी करता तो उसको दुष्ट बोल सकते हैं, नहीं, वो समझदार नहीं है, लेकिन उसको हम दुष्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या गलत है। अब इसके अलावा 4 नंबर, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए। तो अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए, अब देखिए अपने पर्यावरण, बच्चा जो होता है ना, बच्चा में बहुत हाई क्यूरियोसिटी होता है। हाई क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है, जब बच्चा को हम कहीं लेके जाते हैं तो कुछ नया चीज देखता है, अगर कुछ भी चीज देखता है तो हमको जो बोलेगा कि यानी अपने पापा के साथ जाएगा तो पापा को बोलेगा पापा ये चीज क्या है, या फिर मम्मी के साथ जाएगा तो मम्मी को ये बोलेगा कि ये चीज क्या है, मतलब उसके अंदर क्यूरियोसिटी होता है। तो सीखने में, अपने पर्यावरण को जानने में बिल्कुल उत्सुकता होती है। तो देखिए सबसे बेस्ट स्टेटमेंट जो हमारा है यहाँ पर चौथा है, तो चौथा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 23 नंबर थोड़ा सा बड़ा, ये है 22 नंबर होगा, ठीक है। तो 22 नंबर थोड़ा सा स्टेटमेंट ये बड़ा होगा, बट कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से देखिए, उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे देखेंगे। तो यहां हमारा है क्वेश्चन, पहले आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं। चलो, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए अब एक स्कूल में बच्चा असफलता हो रहा है, लगातार जो है क्या कर रहा है कि वो फेल हो रहा है, तो किसकी गलती है, कौन सा कथन हम मानेंगे, कौन सा यानी सही है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बच्चों की असफलता का यानी गुण रोपण हमेशा उनके अनुवांशिक दोषों को यानी किया जा सकता है। अब क्या बोलेंगे, किसी बच्चे जो है मतलब फेल हो रहा है, हम क्या बोलेंगे कि तुम्हारा अनुवांशिक जो है दोष है, तुम्हारा बाप पढ़ा लिखा नहीं था, तुम भी पढ़ा लिखा नहीं हो पाओगे, तुम भी पढ़े लिखे नहीं हो पाओगे, तुम्हारा जो है घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए तुम फेल हो रहे हो, मतलब ये हम कोसेंगे उसको। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, ये गलत है, हम इस तरह नहीं कर सकते उस बच्चों को। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट, देखिए बच्चों की असफलता के कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना। जी हाँ बिल्कुल, देखिए क्या होता है, बच्चा जब अगर फेल होता है, ठीक है ना, जो असफलता के संदर्भ में कौन सा कदम सही है, मतलब यही चीज सही है, मतलब क्या करेंगे, बच्चा यानी बच्चों का जो असफलता का कारण है, सबसे बड़ा जो कारण होता है क्या होता है कि जो व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा कर देता है। अब मान लिए, हाँ, तो अब मान लीजिए क्या है कि बच्चों को मतलब कोई भी जो है जरूरत है, अब मान लीजिए कोई बच्चा समझ नहीं पाया कोई चीज को, हम क्या करेंगे, तुम नहीं समझ सकते, तुम छोड़ दो इसको, तो अनदेखा कर देंगे, मतलब वो तो असफल होगा ही। तो ये भी एक रीजन होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा कथन सही है, तो ये तो सही लग रहा है, ठीक है ना।
बच्चों को अनदेखा कर देना, ठीक है। तो असफलता मतलब ये असफलता का कारण यही है, ठीक है ना, जो जरूरतों को अनदेखा, इंडिविजुअल डिफरेंस को। अब मान ले कोई बच्चा सीख गया, कोई बच्चा नहीं सीखा, तो उसको हमको समझाने की जरूरत है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए अपनी बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं। अब देखिए वो बालक जो मतलब क्या है कि कभी स्कूल ही नहीं गए तो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए रुचि नहीं रखते हैं, तो वो भी फेल होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मान ले कोई स्कूल नहीं गया, वो स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को दे दिया, तो ऐसा हो सकता है कि अब वो पढ़ा लिखा नहीं है तो अब उसका बच्चा भी नहीं पढ़ सकता है, तो ऐसा कम इफेक्ट पड़ता है। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। अब देखिए हाशिए पर रहने वाले बच्चा जो है समुदाय के अकादमिक सफलता प्राप्त करने के मतलब जो है ये सफलता जो है प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, मतलब अकादमिक जो है और तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब बच्चे का अगर व्यक्तिगत जरूरतों को हम अनदेखा कर देंगे तो इससे क्या होगा, बच्चा असफल होगा। तो यही वाला ऑप्शन स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है, ठीक है। 23 नंबर का दूसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे स्टेटमेंट 23 नंबर, ठीक है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। एक शिक्षक है अपनी प्राथमिक अधिगम यानी प्राथमिक जो 1 से लेकर 5 तक होता है, ठीक है ना, प्राइमरी टीचर जो होता है, तो अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग कैसे होगा, समझदारी वाला अंडरस्टैंडिंग वाला पढ़ाई जो है कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट देखिए, वेदन तथा अभ्यास द्वारा। अब देखिए क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे कि तुम एक चीज ना खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, इससे क्या होगा, बच्चा रट्टू तोता हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर। हम क्या करेंगे कि लगातार कंपटीशन करेंगे, लगातार क्या करेंगे, कंपटीशन ही करेंगे, और बच्चों को बोलेंगे कंपटीशन की तैयारी करो, हर दिन हम एग्जाम लेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चा जो है यहाँ पर अपना संतुलन खो देगा। ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। जी हाँ बिल्कुल। अब कोई भी जो है विषय वस्तु है, हम क्या करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाएंगे। कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि बच्चा का रियल लाइफ, उसके अनुभव को जोड़ करके पढ़ाएंगे। अगर किसी भी बच्चे का अनुभव को जो उसके साथ क्या क्या होती है घर से लेकर बाहर तक और खेल से लेकर कूद तक, अगर उस चीज में हम लोग जोड़ जोड़ के पढ़ाएंगे, उसके अनुभव के साथ पढ़ाएंगे, तो बच्चा क्या करेगा, ज्यादा समझेगा, इससे इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेगा। मतलब ये वाला सही है स्टेटमेंट है, ठीक है। विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके जोड़ेंगे। एनसीएफ एनईपी और समावेशी शिक्षा हमें यही बोलती है कि बच्चा का जो बाहरी दुनिया है, बाहरी दुनिया का ज्ञान जो सीख करके आया, जो बच्चा का पूर्व ज्ञान है, उसको जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। एनसीएफ एनईपी सब हमको जो हम लोगों को, टीचर को यही बोलता है, शिक्षकों को यही कहता है, ठीक है। चलो ये तो ये स्टेटमेंट सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। अब देखिए इसमें क्या होगा, बच्चा तो यानी जब जब हम पुरस्कार देंगे मोटिवेट होगा, लेकिन वो क्या कर देगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि बच्चा जो है यानी इसमें यानी उपलब्धियों में क्या करेंगे कि अगर हम यानी पुरस्कार देंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा, यहां पर मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत दिया हुआ है, ठीक। अब देखेंगे अगला, अगला देखते हैं 24 नंबर, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के प्रत्यय के साथ संबंध बनाती है। क्या करती है, गणित यानी वो विज्ञान पढ़ाती है। अनुपमा एक शिक्षिका है, लेकिन वो जब यानी विज्ञान पढ़ाता है तो गणित के साथ जो है कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाता है, उसको संबंध जोड़ता है, ठीक है। तो कैसी शिक्षण शास्त्र है ये, कैसा जो है उसका स्ट्रेटेजी है पढ़ाने का, क्या ये सही है या फिर गलत है। तो देखिए स्टेटमेंट देखते हैं, अधिगम के स्थानांतरण और अंत विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, ठीक है। क्या करेगा, मतलब ये अधिगम स्थानांतरण और अंत विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। जी हाँ बिल्कुल। इसमें क्या होगा कि बच्चा का जो यानी जो प्रमोट हो रहा है, मान ले एक सब्जेक्ट हम जानते हैं और एक सब्जेक्ट को अगर जोड़ जोड़ के उसी दूसरा सब्जेक्ट में कोशिश करेंगे तो उस सब्जेक्ट को भी समझने लगेगा कि यार ये तो जब हम पिछले क्लास में ये मैथ पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर भी हमारा जो मैथ वही है, मतलब समझ में आ रहा है। तो वह पूर्व ज्ञान को अगर जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या होगा, अच्छा लर्निंग कर पाएगा, अच्छा सीख पाएगा, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड देखेंगे, ज्ञान के अर्जन के रुकावट उत्पन्न करेगा। अब देखिए
अगर हम किसी सब्जेक्ट को अगर किसी सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ाएंगे तो ज्ञान के अर्जन में रुकावट पैदा करेगा। मतलब हम अधिगम अगर हम जो प्राप्त करेंगे, हम लर्निंग करेंगे तो क्या रुकावट नहीं करेगा? नहीं, रुकावट नहीं करेगा। तो स्टेटमेंट ये क्या है? गलत है। अधिगम रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि ये छात्रों को बोझ बढ़ाएगा। नहीं, छात्रों को बोझ नहीं बढ़ाएगा, बल्कि छात्र अच्छे से समझ पाएगा। मतलब ये थर्ड ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा। तो भ्रांति बढ़ावा नहीं देगा। ये सबसे अच्छा है कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ाएंगे तो पिछला ज्ञान जो उसका पूर्व ज्ञान है उसको हम जोड़ करके भी जो है पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब देखेंगे अगला, देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर देखेंगे क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि 50 नंबर, ये जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती है? कौन सी जानकारी? नीचे स्टेटमेंट है, पढ़ लीजिए, उसके बाद समझा देंगे। बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धूले कपड़े को तय करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो ये सब जो है ये क्या है कि कौन सी यानी जो हमारी जो माइंड है, तो माइंड में कहां पर यानी कौन सी माइंड में ये क्या होती है? सेट हो जाती है। तो एक होता है अल्प अवधि स्मृति, यानी इसको शॉर्ट टर्म क्या होता है? जैसे हम लोग आज कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ दिन बाद अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना तो हम क्या हो जाएंगे कि भूल जाएंगे। ये मेमोरी जो है क्या हो जाएगा हमारा, यानी याददाश्त जो हमको मतलब खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पर क्या हो रहा है, ये जो है दीर्घ अवधि स्मृति, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या हो जाता है कि ये जाकर के बैठ जाता है। बाइक चलाना सीख जाएंगे तो हम कभी भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। कपड़ा धुलने की तय करने की प्रक्रिया जो है ये अगर हम सीख जाएंगे एक बार तो हम भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। 7 वर्ष की उम्र में जब हम पैर में चढ़ लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर जो है मतलब कुछ दिन बाद चढ़ेंगे तो ये अनुभव तो हमारा वही रहेगा कि कैसे कैसे चढ़ना है। तो क्या करेंगे, ये क्या होता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर के बैठ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो चीज अलग है। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 26 नंबर। ठीक है, चलो 26 नंबर को देखिए और कोशिश करिए जवाब देने की, बताइएगा फटाफट से आप लोग भी। 26 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? अब कोई बच्चा क्या करता है कि गलती करता है तो हम क्या समझेंगे? यहां पर दिया हुआ है, नहीं समझना है हमको, बच्चों की गलती को जो है नहीं समझना चाहिए कि ऐसे हम नहीं समझेंगे। ठीक है, अब मान लिए एक बच्चा है, देखिए अब स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं समझाऊंगा। ये कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। अब देखिए गलती करता है तो हम क्या करेंगे, कोई बच्चा गलती कर लिया, हम क्या बोलेंगे, ये लड़का तो अगर 60 नंबर है तो ये लड़का क्या है कि बहुत गलती करता है, तो हम क्या करेंगे 60 नंबर की जगह उसको हम क्या देंगे, 20 नंबर दे देंगे। तो क्या यही चीज करने के लिए हम उसकी मतलब यही चीज करने के लिए अगर मान ले बच्चा गलती किया तो यही चीज करेंगे? तो ये चीज हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। मतलब यहां पर पूछा है कि नहीं करना है, नहीं समझना है, तो हम ये नहीं समझेंगे। मतलब स्टेटमेंट ये सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन त्रुटि को हम क्या क्या समझ सकते हैं वो अब देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ऑप्शन यहां पर सही मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है, लेकिन ये सब चीज याद रखेगा क्योंकि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत करता है। अब देखिए कोई बच्चा अगर किसी भी चीज में गलती करता है तो हमको क्या करता है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल समझ में आ जाता है, उसका कॉग्निटिव लेवल जो है समझ में आ जाता है कि बच्चा कहां पर जो है गलती कर रहा है, उसको क्या समझाने की जरूरत है। मतलब ये चीज हमको समझना चाहिए। ठीक है, दूसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे जो सीटेट जो भर भर के आपको क्वेश्चन देते हैं जो इन्हीं क्या है कि त्रुटि, बच्चे जो त्रुटि करते हैं उसको हमको क्या समझना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल भर भर के क्वेश्चन आता है, खासकर सीटेट वालों ने ये प्यार हो चुका है इस क्वेश्चन से, ये कई बार आता है। मतलब क्या करेंगे, यदि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि जो बच्चा करता है तो ये क्या है, एक सार्थक है। मतलब बच्चों के लिए और हमारे लिए ये फीडबैक देता है, हमको फीडबैक देता है कि गलती कहां करता है, कहां हमको जो है इसको सुधारना है। हम मेरी गलती है या फिर बच्चे जो गलत कर रहे हैं तो वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं हम, और दूसरा जो पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी के साथ उसको पढ़ाएंगे। और ये गलती क्या है, गलती अधिगम का यानी प्रक्रिया है, मतलब एक सहज हिस्सा है। अगर बच्चा गलती नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं, मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो ये चीज तो हम समझ ही गए होंगे। फीडबैक देता है कि बच्चा कहां पर गलत करता है। ठीक है, अंतर्दृष्टि देता है हमको। ठीक है, इनसाइट देता है बच्चा का जो कहां पर गलती कर रहा है। राइट, अब देखेंगे ये बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जी हाँ बिल्कुल, इट गिव इंस्टेंट इनटू चिल्ड्रंस थिंकिंग।
तो हमको इंसाइट देता है, सॉरी इंसाइट है, इंस्टेंट नहीं है, इंसाइट देता है बच्चों का कि कहां पर बच्चा गलती कर रहा है, अंतर्दृष्टि दे रहा है। तो देखिए इन सभी चीजों को हम समझेंगे, लेकिन ये चीज हम नहीं करेंगे, ये चीज गलत है, ये चीज टीचर को नहीं समझना चाहिए। तो वही क्वेश्चन बोला है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब सही ये चीज नहीं है, बाकी तीनों सही है। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 नंबर। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। किस प्रकार की जो प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी हुई है जो अपने आप में क्या है कि हमको खुद जो है, अगर मान ले ऐसा मतलब हमको प्रेरणा मिलेगा, मोटिवेट हम होंगे कौन सी गतिविधि से, जो हमको एकदम आनंद मिलेगा और संतोषजनक, जो हमको आंतरिक प्रेरणा यानी खुद से हम मोटिवेट रहेंगे। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा जो होगी हमारी, जैसे हम एग्जाम, किसी चीज का एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद जो मतलब हमारा अच्छा रिजल्ट आता है, हम मेहनत करके पढ़ते हैं और जब बाद में रिजल्ट आता है तो हमको क्या लगता है कि आंतरिक प्रेरणा मिलता है कि चलो हम मेहनत किए थे तो हमको इसका फल मिला। तो ये चीज क्या होती है कि ये आनंददायक और संतोषजनक, सेटिस्फाइड होती है, हम लोग को सेटिस्फाई मिलती है। ठीक है ना, तो ये आंतरिक प्रेरणा में होती है। गुण विषयक अभिप्रेरणा ये अलग चीज है। बाह्य प्रेरणा होता है कि जैसे हम इनाम दे करके या फिर कोई भी जो है एक्स्ट्रा जो हम उसको मोटिवेट करके, जैसे कि हम किसी बच्चे को बोलेंगे कि तुम जो है आज होमवर्क कर लो, मैं अभी तुमको टीवी दिखाऊंगा, या फिर बच्चे को बोलेंगे कि तुम जो है इस 4 चक्कर दौड़ लगा के आओ, मैं तुमको 50 रुपए दूंगा। तो ये बाह्य प्रेरणा हो गया। ये प्रेरणा जो है उसको खुशी तो मिलती है, लेकिन बस कुछ ही टाइम के लिए मिलती है, कुछ ही सेकंड मतलब कुछ ही मिनट घंटों के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये बाह्य प्रेरणा इतना अच्छा नहीं होता, ये भी यानी अलग चीज है। ठीक है, स्टेट मोटिवेशन अलग चीज है। ओके, अब देखिए अगला, देखिए 28 नंबर देखिए। ठीक है, तो 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट अच्छे से मैं दिखा देता हूं, थोड़ा सा ऊपर करके। ओके, शिक्षिका की अपनी विद्यार्थियों की अपेक्षाएं और अपेक्षा होनी चाहिए। देखिए एक शिक्षक है, अपने विद्यार्थी, जब वो अपने विद्यार्थी क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा जो है कैसा करेगा, तो अपेक्षा कैसा होना चाहिए, अपेक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए अब हम इसको पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, तो आप लोग आंसर खुद आप यहां से निकाल लीजिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर निकालने के लिए क्वेश्चन को समझ जाइए। अब मान लीजिए एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे में हम क्या करेंगे, 5-6 बच्चे को हम बोलेंगे ओनली कि तुम बहुत अच्छे पढ़ते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम एकदम टॉप लेवल के स्टूडेंट हो, तुम उसका बहुत तारीफ करेंगे। लेकिन बाकी बच्चों का या फिर कुछ बच्चों का हम क्या करेंगे कि तुम इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हो। ठीक है, तुम जो है इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हो और तुम क्या हो कि बहुत ज्यादा मतलब यानी अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। सो वो क्या करेगा कि अपने आप में ना वो खराब लगने लगेगा उसको, तो उसकी अपेक्षा क्या होगी, उस पर प्रभाव पड़ेगा, स्टूडेंट पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर देखते हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट, अब तो आप लोग जो यानी इस स्टेटमेंट का आप लोग आंसर निकाल लिए होंगे। देखिए उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, क्या उनके अधिगम पर क्या होती है, महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम कोई भी जैसा अपेक्षा करेंगे स्टूडेंट से वैसा जो है हमको मिलेगा स्टूडेंट से। ठीक है, तो अपेक्षा हम क्या करेंगे, उनके अधिगम पर, जो लर्निंग पर जो है बहुत ज्यादा क्या पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा जो है प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हैव ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन देयर लर्निंग, मतलब जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा लर्निंग पर। ठीक, दूसरा देखते हैं, विद्यार्थियों का अधिगम में कोई सह संबंध नहीं है। तो विद्यार्थियों का क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो है संबंध है उसमें। इससे क्या होता है कि अपेक्षाएं जो है हम जो जैसा करेंगे वैसा ही जो है अधिगम पर उस पर प्रभाव होगा। तो ये बोला जा रहा है कि अधिगम पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखेंगे, विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है। यार ये कैसी बात है, जैसे हम बताएं कि आपको कि जैसा हम करेंगे, जैसा अपेक्षा रखेंगे बच्चों से वैसा ही पड़ेगा। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि किसी प्रकार के प्रभाव नहीं डालती है, डालती है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब चौथा स्टेटमेंट देखेंगे, बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है। तो बच्चों के अधिगम के लिए बच्चों की जो लर्निंग प्रक्रिया है तो क्या एकमात्र निर्धारक है, नहीं, ये गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है, 1 नंबर। ठीक, यानी अधिगम पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब देखेंगे क्वेश्चन 29 नंबर, बाल केंद्रित कक्षा में सृजन कैसे किया जाता है। बाल केंद्रित कक्षा क्या होता है आपको पता है। देखिए बाल केंद्रित कक्षा होता है चाइल्ड सेंटरेड। देखिए कोई भी टीचर जो है या फिर कोई कहीं पर भी जो हम पढ़ाएंगे तो चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ाएंगे, क्योंकि चाइल्ड सेंटर मतलब होता है कि जो बच्चा जो है जिसमें रुचि है उसी को हम बढ़ावा देंगे।
ठीक है। अब ये नहीं कि हम मान लिया बच्चों को क्या पढ़ना है, बच्चों को पढ़ना है मैथ, हम जबरदस्ती उसको क्या मैथ का मतलब एक मतलब कुछ पढ़ना है, मैथ का छोटा छोटा चीज पढ़ना है, हम क्या पढ़ेंगे बड़ा बड़ा चीज पढ़ाएंगे। तो इससे क्या होता है कि चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होगा, बाल केंद्रित नहीं होगा, वहां पर टीचर सेंट्रेड हो जाएगा। तो टीचर सेंट्रेड तो हमको करना ही नहीं है, बाल केंद्रित कक्षा बनाना है, ठीक है। तो देखिए बाल सृजन जो होती है इसको जो मतलब हम लोग क्रिएट जो करेंगे, बाल केंद्रित कक्षा कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थी को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देंगे। अब देखिए जो फीडबैक देंगे बच्चों को कि तुम नहीं, तुम क्या कर रहे हो, बहुत अच्छे कर रहे हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है मतलब और अच्छा करने की कोशिश करेगा। और ये क्या हो जाएगा, जब हम उसको प्रतिपुष्टि देते रहेंगे, फीडबैक देते रहेंगे, उसका जो परफॉर्मेंस हो रहा है तो यानी फीडबैक देंगे तो उसको अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगेगा तो फिर वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड इसी को बोलेंगे, ठीक है ना। जो भी फीडबैक हमको देते चलना है, ठीक है। ये नहीं कि हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि नहीं तुम ऐसा ये काम करो, ये गलत करो, ये नहीं करना है, तुम मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो बस, आप काम खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, टीचर सेंट्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, फीडबैक हम देंगे बच्चों को और उसको जो है तरह तरह का मतलब मटेरियल्स देंगे, जो टीएलएम है उनको हम अलग अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड हो जाएगा। और देखिए सेकंड नंबर देखिए, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में हतोत्साहित करके उन्हें निष्क्रिय रखेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे कि विद्यार्थियों को मतलब प्रश्न नहीं पूछने देंगे। कोई क्वेश्चन अगर उसके दिमाग में आएगा, हमको पूछने के लिए आएगा, हम नहीं 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 मत पूछो मत पूछो, नहीं पूछना है तुमको सवाल। तो हम इस तरह अगर बोलेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, बच्चा जो है यानी चुप होकर के रहेगा, कुछ सीखेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होगा, ये टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, बारंबार परीक्षा लेकर, यानी बराबर क्या करेंगे, बच्चों के बीच खड़ी हम कंपटीशन लेंगे, परीक्षा के लिए पढ़ो तुम, ये करो, और भय बनाए रखेंगे, तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे ना तो तुम परीक्षा ये पढ़ो। इसलिए बच्चा क्या करे, इससे परीक्षा के डर से रटेगा बच्चा कि नहीं नहीं पढ़ना है, रटना शुरू कर देगा, वो अपना संतुलन खो देगा। तो इससे बारंबार कंपटीशन वाला परीक्षा नहीं लेंगे, वो उसको भय यानी डर को हम लोग बढ़ावा नहीं देंगे, ठीक है। और ये क्या स्टेटमेंट गलत है, भय की अवस्था को रखकर ये गलत हो जाएगा। दूसरा, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके, आप विद्यार्थी में क्या करेंगे, प्रमोटिंग कंपटीशन करेंगे खाली कि नहीं तुम कहीं कंपटीशन का मतलब सब कोई जो मिलजुल कर कंपटीशन करो एक दूसरे से। तो ये भी गलत चीज है, मतलब ये बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देंगे 30 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है क्या प्रस्तावित करती है, आपको इसका तेजी से जवाब देने, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है विद्यालय की पाठ्य चर्चा में कटौती, पाठ्य चर्चा की विषय वस्तु में कटौती, ठीक है। देखिए यहां पर कूट दिया हुआ है तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बोलती है कि पाठ्य चर्चा जो है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बच्चा का बोझ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बड़ा छोटा में तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन पाठ्य चर्चा में कटौती करता है, ठीक है, ये तो सही है। अब दूसरा देखेंगे, विद्यालय की पाठ्य चर्चा में लचीलापन, लचीलापन तो बिल्कुल भी रखना है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम। हम क्या करेंगे, बच्चों के हिसाब से ही जो है लचीलापन रखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई नियम बना दिए कि नहीं अगर अगर ये चीज अगर तुम करके आए तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, तुमको हम स्कूल से निकाल देंगे, या फिर तुमको मतलब हम तुमको हम पिटाई करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, यानी कोई भी चीज जो है बच्चों का लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। अगर टाइमिंग चेंज हो तो टाइमिंग भी चेंज, ये लचीलापन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज ठीक है, लचीलापन में वृद्धि, अपने आप को जैसे बच्चा सीखे हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ये नहीं कि हम अपने अकॉर्डिंग हम अपने अपने अनुसार उसको चलाएंगे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी रखना है अपने आप को। मान लिया अगर बच्चे के लिए अगर डांस भी करना पड़े, डांस करके वो सीख जाता है, तो हम वो अपने आप में फ्लेक्सिबल हम रहेंगे कि वो हम उसी तरह डांस करना शुरू कर देंगे बच्चों को समझाने के लिए, ठीक। फ्लेक्सिबल मतलब वही चीज होता है, ठीक है, एकदम लचीला रखेंगे। रटंत अधिगम को महत्व देंगे। रटंत मतलब क्या होता है, रोट लर्निंग। तो रोट लर्निंग में तो बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, ये तो बिल्कुल भी मना है, ठीक है। ये एनसीएफ एनईपी सब कुछ बोलता है कि नहीं रोट लर्निंग बिल्कुल भी मना है, ठीक, गलत हो जाएगा। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। विवेचनात्मक मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिएटिकल थिंकिंग जो है बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। क्रिएटिव मतलब बच्चा क्रिएट करेगा, यहाँ पर खुद से वो खोजेगा समझेगा,
तो यहाँ पर क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग वाला मीनिंगफुल लर्निंग होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, विवेचनात्मक चिंतन को क्या करना है, हमको महत्व देना है। जी बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। मतलब हमारा जो हो जाएगा यानी 1 2 और ये हमारा 4, तो 1 2 4 ऑप्शन मतलब सही है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 कहां पर है, तो 1 2 और ये 4, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राइट। तो देखिए अब हम लोग आज जो है 30 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छे लगे हो तो आप लोग क्या करिएगा कि क्लास को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और इसी तरह का बने रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स के लिए कंप्लीट नोट्स किसी भी जो है आप लोग जैसे उर्दू का हो गया, उर्दू का कोर्स जो है कंप्लीट कोर्स है हमारे पास, उसके बाद आप यानी CDP का आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो आप क्या करिएगा, ठीक है, 7903288689 पर आप क्या करिएगा, हमें कॉल कीजिएगा, आपको या फिर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, मैं आपको दे दूंगा। तो आज का सेशन इतना ही तक, और फिर मिलेंगे अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।